किस तरह से आप मदद करते हैं, स्पेसिफिकली थोड़ा किस तरह के केसेस हम डील करते हैं? कई बार क्या होता है आपको फैक्ट्स नहीं देखने होते। कई बार आपको देखने होते हैं कि लीगली कहाँ गलती हुई है। ये आम जनता तो देख नहीं सकती ये चीज़। लीगल एडवाइज़र के पास जाते हैं या किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। ये उनकी ड्यूटी है कि वो आपके केस के ऊपर पुलिस को लेकर है कि भाई अगर मैटर चला गया तो अब कुछ सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। जैसे आपने जो केस का जो लूप होल बताया वो मैं समझ पा रही हूँ कि किस लेवल पे जाके। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी आप हाल ही में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है और हमारे पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, आज के जो गेस्ट हैं, आज का जो विषय है, वो ना सिर्फ मेरे दिल के करीब है क्योंकि मेरे पिताजी उस प्रोफेशन में है, मगर ये एक बहुत एम्पावरिंग पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लॉ के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत के संविधान के बारे में। पिछले कुछ सालों में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिली हैं जहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस हमें नज़र आई, हमारी ड्यूटीज़ की इंपॉर्टेंस हमें नज़र आई, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस हमें नज़र आई, लीगल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस हमें नज़र आई। डिजिटाइजेशन जब से हुआ है तब से इन सब चीज़ों को हाईलाइट भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्हें मिसलीड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भारत का संविधान क्या है, किस तरह से जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे राइट्स क्या होते हैं, कहाँ हम किस तरह से उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे स्कैम्स हमारे साथ होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इस पॉडकास्ट को मैं चाहूँगी कि आप लोग आखिरी तक ना सिर्फ देखें मगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि इस तरह की पहल, इस तरह के विषय, इस तरह की बातें आज हमें लगता है कि हमारे जीवन में शायद ज़रूरी नहीं है, मगर किसी भी स्टेज पर हमें इस एम्पावरमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है। और जब तक हम भारत देश में हैं तब तक भारत का संविधान हमारे जीवन का एक अटूट, एक अहम हिस्सा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। हमारे आज के गेस्ट हैं कृष्णकांत सर। कृष्णकांत सर सीआरओ हैं सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस के, और इसके साथ ही साथ वो निदेशक हैं जूरिस जेनिक्स लीगल कंसल्टिंग कंपनी के। कृष्णकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे थैंक यू। पॉडकास्ट में। सर, आपसे जब मैं बात कर रही थी, मैंने देखिए सवाल बंद कर दिए आपसे जब मैं बात कर रही थी तो आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया था। कैसे कृष्णकांत जी हरिद्वार से अब देश विदेश को कंसल्ट करते हैं, बड़े बड़े लोगों को कंसल्ट करते हैं। ये जर्नी आपने कैसे शुरू की, कैसा रहा आपका सफ़र, क्या करते थे, कहाँ से हैं? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप दें। बिल्कुल। अ, देखिए, मैं वैसे अ, उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा जो जन्म है वो उत्तराखंड के हरिद्वार एक सिटी है उसमें हुआ है। और मेरा जो ड्रीम था वो एक सिविल सर्विस में एक आईएएस बनने का था। मेरे फादर ने मुझे बड़ा हमेशा सलाह दी कि आप आईएएस बने, जी। आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने जी। या अन्य कोई सिविल सर्वेंट बने, हाँ। आईपीएस बने, आईएएस बने। लेकिन मेरी आत्मा कभी उस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। मेरी आत्मा कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सो जब मैं एजुकेशन में था, जब मैं स्टडी कर रहा था, तो हमेशा मैं एजुकेशन में फर्स्ट डिवीज़न मेरी रही। तो मेरे जो कॉलेज थे, स्कूल थे, उनके जो प्रिंसिपल रहे या उनके जो टीचर रहे, उन्होंने हमेशा मुझे यही बात कही कि आप एक आईएएस बनना। मेरे फादर को उन्होंने यही हमेशा समझाया कि हाँ, अपने बेटे को आईएएस बनाना। कि वो इतना इंटेलिजेंट है। हाँ, क्योंकि मैं एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ, वाओ। बाय गॉड ग्रेस। सो और मैं चाहता भी था कि मैं एक आईएएस बनूँ। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जब हम स्टडी कर रहे थे, जब उसके बाद स्टडी के बाद मैंने बिज़नेस भी किया। सो जब मैं अपना बिज़नेस भी किया तो उस समय मैंने देखा कि समाज में
कई एक ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी चैलेंजेस हैं जिनको एक सिविल सर्वेंट शायद उस तरीके से डील नहीं कर नहीं सकता कर सकता। जिस तरीके से लीगल सिस्टम कर सकता है। करेक्ट। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, बिल्कुल। एक ऐसे देश में हैं जहाँ संविधान सर्वोच्च है। तो ऐसे देश में मैं ऐसा समझता हूँ कि न्याय व्यवस्था और लीगल सिस्टम सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है व्यवस्था है। 100% बिल्कुल। और आप लीगल प्रोफेशन या लीगल सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम से ऐसा सब कुछ कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से देश के विकास, उसकी चैलेंजेस और उसके माहौल को बेहतर तरीके से चेंज कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कई बार हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके कई ऐसे फैसले हैं जिसने पब्लिक वेलफेयर को फोकस किया। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिए जो लोगों के हित में गए, बिल्कुल। जिससे पब्लिक को फायदे। बिल्कुल। तो वहाँ कौन काम आया बताइए आप? लीगल स्ट्रक्चर। लीगल स्ट्रक्चर, देश का जुडिशियल सिस्टम। जी। और जुडिशियल सिस्टम है लॉ से। तो मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ और मैं इस पर बात पर विश्वास रखता हूँ कि नो वन इज अबाउट द लॉ, नो वन इज अबाउट द लॉ, वेदर ए प्रिस्ट, पुलिस और एनी पब्लिक सर्वेंट। जितने लीगल प्रैक्टिशनर हैं वो इस बात पे बिल्कुल बिलीव करते हैं और कहते भी हैं। हाँ, सी इवन चाहे वो कोई न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीश हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे कोई अधिकारी हों, चाहे वो एक कॉमन मैन हो, कोई भी लॉ से ऊंचा नहीं है। आप जिस देश में हैं यहाँ संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो मैंने अपने जीवन में जो चैलेंजेस देखे, जब बिजनेस किया तब भी देखे, जब जैसे कई लोगों ने हमारे जो कस्टमर्स थे, जब मैं बिजनेस करता था तो कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं दिया तो हम एडवोकेट के पास जाते थे, तो एडवोकेट ने कहा भी केस फाइल होगा, तो केस फाइल होगा, फिर ऐसे ऐसे आपका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बाद वो आप पेमेंट आपको मिलेगा। तो मैंने कोर्ट में कई ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे दुख देखे जो शायद कल्पना से परे है। तो मैं उन सब जो इमोशनल चीज़ें कुछ ऐसी मैंने कोर्ट्स में देखी, चैम्बर्स में देखी एडवोकेट्स के, जिससे मैं बड़ा इफ़ेक्टेड। और फिर मैंने ये चुना कि मैं अपने जीवन में लीगल प्रोफेशन में एंट्री करूँगा। वाओ। लेकिन अब जब आप बात करते हैं लीगल प्रोफेशन की, तो आप क्या कर सकते हैं? सो यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। फर्स्ट, आइदर यू कैन बिकम ए लॉयर एंड सेकंड यू कैन बिकम ए जज। करेक्ट। अब मैं जुडिशरी के लिए अगर तैयारी करूं तो मुझे उसके लिए कई साल अपने देने पड़ेंगे। सो देखिए, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे बिल्कुल। हैं। इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, किसी के पास 25 घंटे नहीं नहीं होते। है। तो अपने जीवन के 7 साल हम, हो सकता है 7 साल की मेहनत करने के बाद एक जज बन जाएं, लेकिन अगर हम उस 7 साल को दूसरे तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यू कैन एंटर इन पब्लिक पॉलिसी मैटर्स, यू कैन 100%। एंटर इन पब्लिक अफेयर्स मैटर। सो अगर आप कानून में रुचि रखते हैं और आप कानून के जो प्रोफेशन है उससे जुड़े हुए हैं, तो आप कानून के माध्यम से जनसेवा भी कर सकते हैं। सो वी कैन कॉल इट ए सोशल सर्विस। और आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और आप लोगों को समाधान भी दे सकते हैं। तो इसी समाधान लोगों को प्रोवाइड कराना कि लोगों को सही तरीके से, सही समय पर सही न्याय मिल सके, इस धारणा के साथ हमने जो है अपने लीगल प्रोफेशन में हम आगे बढ़े और एक विधि सलाहकार के रूप में, एक कॉर्पोरेट सलाहकार के रूप में जूरिसजेनिक्स में आए, सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस से जुड़े और आज
लगभग जो सभी लीगल डिसिप्लिन है, वेदर सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, तो सभी में हम अलग-अलग प्रकार से लोगों की लीगल हेल्प भी कर रहे हैं, लोगों को कंसल्ट भी कर रहे हैं और लोगों को की समस्याओं को हेल्प भी कर समाधान भी जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। करेक्ट। सो कृष्णकांत सर, ज्यूरिस जेनिक्स की शुरुआत करने के पीछे आपने बता दिया कि मुझे जो चैलेंजेस दिखे लोगों की लाइफ में, मुझे लगा कि हम उनको रिजॉल्व करें, उनकी मदद करें, राइट? अब किस तरह से आप मदद करते हैं स्पेसिफिकली, थोड़ा किस तरह के केसेस हम डील करते हैं, बिना नाम लिए अगर कोई एक अच्छा मुश्किल केस बताएं कि भाई तुषारिका मुझे लग रहा था यहाँ तो सोल्यूशन होगा ही नहीं है और क्लाइंट भी हार गया था, कैसे हमने उसको सॉल्व हाँ, देखिए एक बड़ा मैं उस केस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। सो कंसर्न पार्टीज़ का नाम हम मास्क करते हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। सो एक गवर्नमेंट टीचर थे। सो वो उत्तराखंड में ही पोस्टेड थे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उनका एक स्टूडेंट के साथ कुछ झगड़ा हुआ। कोई छोटी स्टूडेंट थी तो उसको उन्होंने, कई बार टीचर आप देखते हैं कि टीचर कई बार डांट देते डांट देते हैं। सो उन्होंने डांट दिया उसको। तो वो जो लड़की थी उसने अपनी फैमिली को बताया, तो फैमिली ने आके उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने वो टीचर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। पेरेंट्स ने, लड़की के पेरेंट्स ने टीचर के खिलाफ और प्रिंसिपल के खिलाफ, और वो प्रिंसिपल भी गवर्नमेंट टीचर, एक एफआईआर लॉन्च कराई। और एफआईआर लॉन्च की तो उसमें वो बहुत जो स्ट्रिंजेंट सेक्शंस हैं उसमें दर्ज करी गई। पोक्सो एक्ट उसमें जो है लगाया गया। तो सेक्सुअल हरासमेंट का जो है मतलब बचने का कोई स्कोप एलिगेशन, हाँ, बचने का कोई स्कोप नहीं था। अब देखिए यहाँ हम ये इस बात पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट वहाँ हुआ था या नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं जो एक पक्ष है मैं उस पक्ष को ऐसे रख रहा हूँ कि क्या हुआ था बेसिकली। तो सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाए और पोक्सो एक्ट, आप फिर जानते ही हैं कि पोक्सो एक्ट, सभी देश के सब लोग जानते हैं कि पोक्सो एक्ट कितना जो है कठोर प्रावधान है पोक्सो एक्ट के। और जो टीचर थे उनको हाल में फिर उनको सरेंडर होना पड़ा। पुलिस तो ने अरेस्ट नहीं किया उनको, लेकिन उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो उनको 2 महीने के अंदर जज ने कन्विक्ट कर दिया। सिर्फ 2 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर उनको जज ने कन्विक्ट कर दिया और उनको सजा दी। अब आप सजा सुनिए, उनको सजा दी गई कि आप अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे और जेल में ही मरेंगे। और जेलर को निर्देशित किया जाता है कि इस बंदी को जेल मैनुअल का कोई लाभ ना दिया जाए, इसको पैरोल भी ना दिया जाए, इसको कोई छूट ना दी जाए। तो इस तरह की उसमें कठोर शर्तें उस जो समय जो तत्समय जज थे, ट्रायल जज, उन्होंने उनके ऊपर शर्तें, कठोर शर्तें लगा के उनको दोषित कर दिया, कन्विक्ट कर दिया। अब जब उनको कन्विक्ट कर दिया तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे और जेल में ही मरेंगे। इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द जजमेंट, जो नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए पोक्सो एक्ट में आप लास्ट सजा दे सकते हैं। उस समय के जो कानून था, जो लास्ट अमेंडेड था एट दैट टाइम, तो 20 ईयर्स। अच्छा। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको आप आजीवन कारावास बोलते हैं। हाँ, जीवन कारावास। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लोग भी जेल से बाहर निकल जाते हैं। 20 साल वाले जो फिक्स सजा के हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आप समझिए यहाँ क्या सजा दी गई, अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। एंड इट वाज ए जुडिशियल ऑर्डर, ये तो कोई कोर्ट का जजमेंट है। अब कोई ब्यूरोक्रेसी या कोई गवर्नमेंट तो इसको चेंज कर नहीं सकती है। तो इन्होंने लगभग 6 साल तक जेल में रहे लगातार। इन्होंने जजमेंट की अपील की और लगभग 15-16 एडवोकेट्स किए। उत्तराखंड में उन्होंने 15-16 एडवोकेट्स किए लगातार और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। ओके। जो टीचर थे उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया, उनकी बेल भी नहीं हो पाई और ना ही वो पेंडिंग रही अपील। तो किसी ने उनको गाइड किया कि आप एक बार कृष्णकांत जी से मिलिए, हो सकता है इसमें कुछ समाधान कर दें इसका। तो उनका जो ब्रदर इन लॉ थे वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर मेरे जीजा जी को
ऐसे कन्विक्ट किया गया है और ऐसे ऐसे जजमेंट किया गया है, ऐसे ऐसे उनको शर्तें लगाई गई हैं। और सर हमने बेल लगाई थी, वो बेल 3-3 बार जो है डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप वो फाइल एक बार दिखाइए मुझे एक बार लाके। देयर आफ्टर ही केम टू आवर ऑफिस, फाइल लेके आए और हमने इसको देखा। तो हमने उसमें कहा देखिए समझिए, सज़ा सही है या गलत, दैट इज़ अनदर पार्ट, लेकिन शर्तें गलत हैं। समझे, लूपहोल ही था वो। सो सबसे बड़ा लूपहोल क्या था कि शर्तें गलत थी। तो हमने उसमें जो वो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि दीज कंडीशंस वाज रॉन्ग ही कहा, इलीगल एंड आर्बिट्रेरी। तो एक शर्तें गलत एडमिट कर ली, एक्सेप्ट की सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिए कि आप इसमें सही जज अपॉइंट कीजिए, कि इस मैटर को एक अप्रोप्रिएट बेंच के सामने प्लेस कीजिए जो इसको अप्रोप्रिएटली हियर करके और डिसीजन दे। तो देर आफ्टर एक जजमेंट हुआ, उनकी वो शर्तें हटा दी गई। उनकी सज़ा जो अंतिम सांस तक थी उसको 14 साल कर दिया गया। तो अब ऐसे व्यक्ति जिनको अंतिम सांस तक जेल में रहने के लिए कहा गया हो, 15-16 एडवोकेट्स जिन्होंने किए हों और एक हैंडसम अमाउंट उन्होंने लिटिगेशन में खर्च किया हो, तो वहाँ कैसे हमने उसको हेल्प की। कई बार क्या होता है, आपको फैक्ट्स नहीं देखने होते, कई बार आपको देखने होते हैं कि लीगली कहाँ गलती हुई है। ये आप एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से, एक लीगल एडवाइजर के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। हाँ, यस। आम जनता तो देख नहीं सकती ये चीज़। लेकिन देखिए यहाँ मेरा एक व्यू और भी है कि जब आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, जब आप किसी लीगल एडवाइज़र के पास जाते हैं या किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो आपके केस के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करे। इट इज़ नॉट योर ड्यूटी। हाँ, करेक्ट। योर ड्यूटी इज ओनली टू पे द फीस। करेक्ट। So it is the duty of the consultant or lawyer to properly research your case और फिर स्ट्रेटजी प्रिपेयर करें कि हाउ वी विल गो थ्रू इट दिस एंटायर केस। तो ये कमियां हैं मोस्टली 99% मैटर्स में प्रॉपरली रिसर्च नहीं की जाती है, और जिस कारण क्या होता है, उसका नुकसान लिटिगेंट को होगा। लिटिगेंट हार जाएगा या उसको एडवर्स ऑर्डर्स का सामना करना पड़ेगा। करेक्ट। पर कृष्णकांत सर, जितने भी लॉयर्स हैं सारे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही आईपीसी सीआरपीसी, सेम ही चीज पढ़ के निकलते। हाँ। किताबें सबकी सेम है, यस। है ना? बस इंस्टीट्यूशन चेंज होता होगा, टीचर चेंज होता, किताबें तो सबकी सेम है, प्रोसेस सबका सेम है। फिर भी ज्यादातर, क्योंकि मेरे पिताजी इस प्रोफेशन में हैं, तो मैं देखती हूँ ज्यादातर क्लाइंट्स का या जो भी पीड़ित है उसका पेन पॉइंट ही ये है कि उसने 10 से 15 लोगों को कंसल्ट कर लिया, लीगल एडवाइज़र को कंसल्ट कर लिया, और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो क्या मेजर 3 पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से लोग चेंज करते रहते हैं? इसीलिए देखिए, लोगों का विश्वास 2 चीज़ों से उठता जा रहा है। एक तो लीगल प्रैक्टिशनर को लेकर लोगों में है कि भाई हमको रिलीफ नहीं मिल रहा, दूसरा पुलिस को लेकर है कि भाई अगर मैटर चला गया तो अब कुछ सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो क्या 3 मेजर चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो ये गलतियां हो रही, जैसे आपने एक चीज़ बता दी कि वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, और क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की चैलेंज लोगों को फेस करना पड़ रहा है? हाँ, देखिए सबसे जो मेन है वो मैंने आपको अभी जैसा बताया, पहला है प्रॉपर रिसर्च ऑफ द हाँ, केस। नहीं होता। देखिए जो भी आपने बताया, सबसे पहला होता है रिसर्च, कि प्रॉपर केस की रिसर्च हो। लेकिन रिसर्च तब होगी, पहले आप जब फाइल पढ़ते हैं किसी केस की, तो आप देखेंगे कि क्या कहीं इस केस में कोई लीगल एरर तो नहीं है, कोई प्रोसीजरल एरर तो नहीं है। और ये जुडिशरी से छूट जाते हैं ऐसे एरर्स? हाँ, ये छूट जाते हैं। ओके। तो हमारे देश के संविधान में सभी का एक फंडामेंटल राइट है कि नो पर्सन
shall be deprived of his life and liberty except according to the procedure established by the law. लॉ करेक्ट. किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उसकी जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में आता है. यस. अब समझने, अब इसको कैसे समझेंगे आप? जब हमने उस सजा को देखा कि ही हैज बीन कन्विक्टेड टिल लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस तक जेल में मरेगा, अंतिम सांस तक जो है जेल में रहेगा, तो हमने सबसे पहले रिसर्च की कि वेदर देयर इज एनी लॉ इन दिस कंट्री. हाँ. क्या इस देश में कोई ऐसा कानून है कि जज कोई ऐसी सजा दे सकता है, ऐसी कोई सजा में आपको कन्विक्ट कर सकता है जो उस कानून में है ही नहीं लिखी हुई. तो हमको फिर सभी जब रिसर्च की तो ये फाइनल हुआ, ये कंफर्म हुआ कि देयर इज नो सच लॉ. जब किसी कानून में सजा है 20 साल या आजीवन कारावास, सो व्हाई यू आर पुटिंग दोज स्ट्रॉन्ग कंडीशंस. दिस इज a basic इश्यू. हाँ. तो हमने उसी चीज़ को प्लेसअप किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक जजमेंट दिया, उसमें उसने क्लियर कहा है कि सच कंडीशंस कांट बी इम्पोज्ड, और वो 5 जज बेंच का जजमेंट है. उसके बाद फिर एक व्यक्ति और था, उसको दिल्ली में भी ऐसे कन्विक्ट किया गया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया था. तो मैंने उसको भी वहाँ दिखाया कि देखिए सर, दिस इज ए सिमिलर मैटर. तो फिर उस लेवल तक सर्च करना, रिसर्च करना. तो हमारे यहाँ क्या है कि हम जूरिसजेनिक्स, जब अब आप उसका नाम देखिए, जूरिसजेनिक्स. तो जूरिस जो है इट मीन्स जूरिस्प्रूडेंस, एंड दैट मीन्स न्यायशास्त्र. एंड जेनिक्स मीन जेनेसिस, इट मीन्स उत्पत्ति. करेक्ट. तो बिफोर प्रोसीडिंग इन एनी केस वी फर्स्ट प्रॉपरली रिसर्च ईच एंड एवरी मैटर. अब आप ये देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम रिसर्च करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ वी प्रॉपरली रिसर्च, हम सही तरीके से रिसर्च करते हैं. बिल्कुल. जैसे आपने जो केस का जो लूप होल बताया, वो मैं समझ पा रही हूँ कि किस लेवल पे जाके रिसर्च करना पड़ता है. हाँ. अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आप तलाशेंगे कि कहीं कोई ऐसा कंट्रारी जजमेंट ना हो, किसी हाई कोर्ट का कंट्रारी जजमेंट ना हो. ये भी उसके बाद ये सब देखना पड़ता है. उसके लिए फिर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, रिसर्च सिस्टम है. सो उन सब की मदद से हम ये रिसर्च, और जो हमारी रिसर्चर टीम है, रिसर्च टीम है, वो सब इस चीज़ को. एक तो हो गया रिसर्च. दूसरा पॉइंट, सेकंड, नॉलेज अबाउट द लॉ. देखिए, रिसर्च भी तब होगी जब आपको नॉलेज होगी. एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट जो लॉ पढ़े, एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े, एक ही बुकें पढ़ी, उसी हॉस्टल में रहे, हो सकता है उसी सिटी से रहे हों, लेकिन दोनों की लाइफ अलग अलग होती है. एक व्यक्ति टाइपराइटर लेकर एग्रीमेंट बनाता, और एक व्यक्ति आर्गूमेंट के 25-25 लाख चार्ज करता. सो इट्स अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज. एंड सी, लीगल प्रोफेशन जो है वो नॉलेज बेस्ड प्रोफेशन, 100%. तो यू हैव टू फोकस टू इंक्रीज और इम्प्रूव योर नॉलेज. जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से. तो मैं हमेशा अपने जो हमारे ऑफिस इंटर्न हैं या ऑफिस स्टाफ हैं, मैं उनको हमेशा यही बात गाइड करता हूँ कि अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तो यू शुड इम्प्रूव और इंक्रीज योर नॉलेज. सी, इम्प्रूव और इंक्रीज योर नॉलेज, और कंटिन्यूअसली आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा. क्योंकि लॉ भी काफ़ी बदला है. अब साइबर सिक्योरिटी आ गया है, डिजिटल जब से चीज़ें हुई हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ काफ़ी चेंज हो गया है. थिंग्स आर चेंजिंग, तो वो अपडेट करना. 2 चीज़ें हो गई. तीसरा क्या है? तीसरा है आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहना पड़ेगा लॉयर्स को. यस. देखिए, है क्या कि जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, तो हर एक लॉयर को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना पड़ेगा. अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं क्लाइंट आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेगा. क्योंकि किसी क्लाइंट को, फॉर एग्जांपल, कोई मैटर है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फाइल करने हैं किसी कोर्ट में, किसी क्लाइंट को,
और अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को फाइल करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट कोर्ट में प्लेस करना पड़ता है, एंड उसको बोलते हैं हम एविडेंस का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं, इट ऑल एविडेंस इज जेन्युइन एंड नॉट टेम्पर्ड, नॉट अल्टर्ड, हाँ और ओके। दिस ऑल इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स आर सेफ एंड सिक्योर। मतलब जैसा था वैसा ही हमने पेश किया Yes. है, हमने कुछ तोड़ मरोड़ हाँ। के नहीं किया उसमें, कहीं हमने उसको बदला एआई से नहीं, नहीं हाँ, बना बिल्कुल। दिया। अब तो बहुत हो रहा है सर, हाँ। ऑफिसर्स के केसेस आ रहे हैं यही से बनाते रहे। हाँ, तो अब आप देखिए वहाँ भी एक रिक्वायरमेंट होगी कोर्ट की। कोर्ट आपको कहेगा कि आप इसकी हैश वैल्यू फाइल कीजिए, इसके साथ जो वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल है उसकी हैश वैल्यू आपको फाइल करनी पड़ेगी। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप हैश वैल्यू के लिए जाइए, तो मैं समझता हूँ कि आपको ओनली 1% एडवोकेट कैन हेल्प यू टू ऑब्टेन हैश वैल्यू, ओनली 1%? ओनली 1%। और जबकि डिजिटाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना यूज हो रहा है तब? यस, और ऐसा भी हो सकता है कि उस पूरी कोर्ट में भी कोई हैश वैल्यू ऑब्टेन ना कर गॉड। पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे वो जीतेगा आदमी? अब उसका तो वो तो केस हार जाएगा। हाँ सही बात है। इसी तरह की लूप होल्स पे आजकल चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। यस, आप देखते होंगे कोई जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं हाँ। कोर्ट्स में, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। मैट्रिमोनियल हो गया सर, अब आजकल सारे लोग व्हाट्सएप पे सब एक्सचेंज करते हैं। क्या व्हाट्सएप भी इलेक्ट्रॉनिक? यस, व्हाट्सएप चैट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। व्हाट्सएप चैट, ईमेल, यस, सारी चीजें। कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसा स्क्रीनशॉट, कोई भी ऐसा आउटपुट जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से प्रोड्यूस हुआ है, इट कैन बी यूज एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू और इन योर फेवर। लेकिन सर But- ये तो प्राइवेट चैट हुई या किसी की, तो सी मैं आपको वही अभी उसी पे मैं बात करूंगा। हाँ तो बट अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, मैं यही पूछने वाली थी। हाँ, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सो यू हैव टू सीक कोर्ट परमिशन, बिकॉज रिकॉर्डिंग कॉल्स इज ए प्राइवेसी मैटर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन यू ए राइट टू प्राइवेसी। उसमें कॉल रिकॉर्डिंग आता है, उसमें व्हाट्सएप चैट नहीं आता? हाँ, सब कुछ आता है। अच्छा ओके। तो अगर मान लीजिए मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट होता है और मुझे उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश करना है, मैं दिखाना चाह रही हूँ कोर्ट को कि मेरा व्हाट्सएप चैट देखिए, मेरे पास उस झगड़े का कॉल रिकॉर्डिंग भी है वो देखिए, तो मुझे पहले कोर्ट को एडवांस में बताना पड़ेगा कि मुझे इस तरह का एविडेंस पेश करना है, तब हम कर सकते हैं। यस, ओके। तो उसको फिर आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। इफ द एविडेंस इज इन योर फेवर, तो आपको फिर कोर्ट को बताना पड़ेगा कि व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग दिस एविडेंस एंड व्हाई दिस एविडेंसेस शुड बी रीड इन दिस केस एज एविडेंस इन माय फेवर। यू हैव टू एक्सप्लेन टू द कोर्ट एवरीथिंग, फिर वो एज एन एविडेंस पेश होगा। Yes. ओके। अगर आपके अगेंस्ट है कोई, तो फिर आप उसको ऐसे बताएंगे कि दे आर वायलेटिंग अवर प्राइवेसी, तो फिर तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। करेक्ट। वो दैट इज डिफरेंट मैटर। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. और इसके अलावा टेक कहाँ यूज होता है? हाँ, लॉ ठीक। में? लॉ में टैग यूज होता है। जैसे अब आप समझिए, कोई मैटर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करते हैं, मैं एक लोकल जो जहाँ हिंदी यूज होती है मैं उस कोर्ट की बात आपको कर रहा हूँ। लोकली जनरली आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या दिल्ली में यदि कोई मैटर फाइल करते हैं तो आप हिंदी में कोई मैटर फाइल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मैटर फाइल कर दिया, वो मैटर आपका डिसाइड होगा, आपके अगेंस्ट डिसाइड हुआ, या आपके तरह का रिलीफ उसमें आपको नहीं मिल पाया, तो आपको उसकी अपील करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। सो यू विल फाइल अपील बिफोर द हाई कोर्ट। करेक्ट। अब कुछ हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जहाँ पूरा आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन फाइल करना पड़ेगा। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में भी करना पड़ता है यस क्या? यस, मोस्टली हाई कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट में भी? हाँ। कई जगह एग्जाम्पशन भी मिल जाते हैं। अच्छा। कुछ हाई कोर्ट्स आपको एग्जाम्प्ट कर देती हैं, जैसे हमारी उत्तराखंड हाई कोर्ट है, तो वहाँ जनरली हिंदी एविडेंस चल जाता वो है। पर चल जाता है। हाँ। अब यहाँ जब आपके हाई कोर्ट ने भी आपके अगेंस्ट कर दिया, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में एंटायर जो आप फाइलिंग करेंगे, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट शैल बी इन इंग्लिश। करेक्ट। आई नो। अब आपको वो फेस समझना पड़ेगा। हाँ। कि अब मान लीजिए आपकी फाइल है 500 पेज की, हाँ। तो हाउ यू विल ट्रांसलेट दोज 500 पेजेस? करेक्ट। यू नीड यू नीड अ ट्रांसलेटर, करेक्ट। एंड ट्रांसलेटर विल
take time Correct. to translate those documents. Then go for ChatGPT or AI or something like that maybe. But जो चैट जीपीटी या एआई है वो उसको वर्बेटिम नहीं कर नहीं कर पाएगा, सकता, तो जो फिर कोर्ट हम, का टोन है, जो अच्छा तो कोर्ट आपके की सॉफ्टवेयर्स लैंग्वेज भी है। होते हैं कुछ ना? हाँ, सो ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे रिसर्च हुआ, फिर हमारा आया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर हमारा आया जो ये आपका है नॉलेज आया, अभी ट्रांसलेशन आया। सो एट जुरिसजेनिक्स 95% वर्क इज इंटीग्रेटेड बाय टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ हाई एंड मशीन्स लगी हुई हैं जो एक पेपर को विद इन मिनट किसी भाषा में ट्रांसलेट कर सकती है सर आप इन पता कोर्ट है, लैंग्वेज। मतलब मैं क्योंकि लॉयर्स के बीच में रही हूँ, ये पॉडकास्ट में बहुत सारे लॉयर्स को भेजूंगी, टेक का कभी बात ही नहीं होती है, कभी बात नहीं होती कि हमको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, एडवांसमेंट करना है। एक एडवोकेट नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ कर ये बोल रहे हैं दैट वी शुड ऑल्सो कम एंड जॉइन हैंड्स विद टेक्नोलॉजी। समझिए दुनिया कितनी बदल गई है, क्योंकि आपका काम तो ज़्यादातर लोगों का यही है कि एविडेंस पेश करना, बहस करना, बेल कराना, पुलिस के साथ कनेक्शन, धरना प्रदर्शन, ऑल दीज थिंग्स। इससे हमारे काम को, अब आप बोल रहे हैं कि भाई टेक भी एंटर कर गया है, अब इसके साथ हाथ मिलाओ, देन यू विल बी एबल टू डू दिस। देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी इन लॉ, सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी आप हाल ही में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई का यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर लिस्टिंग ऑफ केसेस, फॉर असाइनमेंट ऑफ मैटर्स बिफोर करेक्ट द करेक्ट कोर्ट्स करेक्ट करेक्ट। एंड इन डिफरेंट मैटर्स। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखिए क्यों करना पड़ता है, समय बचाने के लिए। सबसे पहले आपका टाइम बचेगा, बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए करेक्ट। यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। यस। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, हमारे ऑफिस में जो जुरिसजेनिक्स का ऑफिस है वहाँ प्रिंटिंग की हाई एंड मशीन है, जो कमर्शियल मशीन्स है, कमर्शियल मशीन्स जो है इंस्टॉल हुई हुई हैं। कोई भी कलर प्रिंट निकलेगा तो वो डिजिटल मशीन पर निकलेगा, वो इंकजेट प्रिंटर पे नहीं निकलेगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मशीन शायद हमारे यहाँ है हमारे ऑफिस में, तो शायद कहीं हो, लेकिन मैंने अपने जीवन में आज तक वो मशीन किसी लीगल चैम्बर में नहीं देखी एज पर माई नॉलेज। और हमने उस मशीन को क्यों इंस्टॉल कराया, उसका कारण ये है कि जब कोर्ट में कोई प्रिंट आउट जाए इट शुड बी इन अमेजिंग क्वालिटी। वाओ। हमारे यहाँ कभी जो आप करेक्शन मार्कर जो होते हैं, वो जो वाइट फ्लूइड जिसको बोलते हाँ हैं, वाइटनर। वाइटनर बेसिकली, तो हम कभी वाइटनर यूज़ नहीं करते। हम कभी किसी डॉक्यूमेंट में ओवर राइटिंग नहीं करते। वाओ, क्वालिटी। क्वालिटी ओनली टू मेंटेन द क्वालिटी। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स, एक ही यूनिवर्सिटी से स्टडी करने वाले, एक ही कॉलेज से पढ़े हुए दो स्टूडेंट्स की लाइफ अलग अलग होती है। एक व्यक्ति टाइपराइटर लेके एग्रीमेंट बनाएगा, नोटरी करेगा, और एक व्यक्ति एट द सेम टाइम 25-25 लाख 50 लाख चार्ज करेगा एक केस का। वाई इट ऑल इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। आपने अगर पैसे पर फोकस किया तो आप फिर करते रहिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बट इफ यू फोकस ऑन क्वालिटी देन यू कैन डू अमेजिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड। देखिए टैलेंट का कोई पिन कोड नहीं होता, तो टैलेंट डज नॉट हैव एनी पिन कोड। हरिद्वार से देश विदेश तक का सफर इतना आसान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। प्रतिभा, टैलेंट, नॉलेज का कभी कोई पिन कोड नहीं होता। होता। बहुत बहुत बढ़िया बात बोली सर। ठीक है, अगर कोई सोचे कि हम सिर्फ दिल्ली में बैठ के या हम सिर्फ बॉम्बे में बैठ के या हम किसी महानगर में बैठ के ही कर जो है सकते देश विदेश तक पहुंच सकते, तो ऐसा नहीं है। आपने कर दिखाया हरिद्वार से। ठीक है, सो और ये ऐसा नहीं है हमें ये चीज़ें विरासत में नहीं मिली है। मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब करते थे, मेरी मदर हाउस वाइफ हैं, मेरे ब्रदर प्राइवेट जॉब करते थे, तो हमें कोई विरासत में नहीं मिली कि हमें विरासत में कोई लॉ विरासत में मिली या कोई गवर्नमेंट सिस्टम या कोई लीगल सिस्टम से हम संबंधित रहे, नहीं। सो ये हमने सब इसी अपनी जनरेशन में किया, और जस्ट बिकॉज हमने रिसर्च, नॉलेज, टेक्नोलॉजी इसको
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इंटीग्रेट कराया, बहुत बढ़िया। उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, एंड देन वी आर डूइंग द अमेजिंग थिंग्स लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट। मैंने ऑलरेडी देखा। यस। कृष्णकांत सर, मैं जैसे मुंबई में भी रही तो वहाँ मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ बहुत सारे लोग थे जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में काम करते थे, एनुअल लीव्स के पढ़े हुए बच्चे थे। अब जो बड़ी लॉ फर्म्स है वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, ये सब चीज़ें तो यूज़ करती ही होंगी डेफिनेटली, है ना? आपने जो टेक्नोलॉजी रिसर्च ये सब बात बताई, क्योंकि बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चों को वो हायर करती हैं। पर ज्यूरिस जेनिक्स में ऐसा अलग क्या है कि मैं देख रही थी कि यूरोप के लोग, यूएस के लोग, अदर अदर कंट्रीज़ के लोग, इंडिया के भी जितने बड़े लोग हैं, एचएनआईज हैं बहुत सारे, आपसे कंसल्ट कर रहे हैं। मुंबई नहीं जा रहे, वो हरिद्वार का पिन कोड यूटिलाइज कर रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं मिलने। तो ऐसा क्या अलग ज्यूरिस जेनिक्स कर रहा है? सी देखिए, जब हम जूरिजेनिक्स की बात कर रहे हैं तो पहले हम ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज जूरिजेनिक्स, हाउ इट वर्क, हाँ, क्या काम है? हाउ इट वर्क्स। सो जूरिजेनिक्स इज नॉट वर्किंग लाइक ए ट्रेडिशनल लॉ फर्म। जूरिजेनिक्स जैसे ट्रेडिशनल लॉ फर्म्स हैं, उसकी तरह कार्य नहीं करता। जब हम जूरिजेनिक्स को लिखते हैं तो हमेशा लिखते हैं कि प्रीमियर कॉर्पोरेट एंड लीगल कंसल्टिंग कंपनी। सो वी नेवर write it like jurigenics law firm, no, never। हमने उसे उस विजन से जो है स्टार्ट किया, और उस विजन से हमने उसको एक्सपेंड किया कि जहाँ कोई व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कॉमन सिटीजन हो, चाहे वो प्राइवेट सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, उसको एक ही जगह लीगल, और लीगल के साथ जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फोरेंसिक रिलेटेड थिंग्स, तो उसको सारे कुछ जो लीगल से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो एक जगह सही समय पर सही तरीके से मिल जाए। सही जगह मिल जाए। बिल्कुल। सो ज्यूरिसजेनिक्स इज ऑल अबाउट ए 360 डिग्री प्लेस फॉर लीगल सर्विसेज। और ये लीगल सर्विसेज किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, मिनिस्टर्स, से बड़े ही लोगों के लिए कि एक आम नहीं, आदमी भी एक कॉमन ज्यूरिसजेनिक्स? मैन भी आ सकता है। देखिए, हम किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, हम तो सभी के लिए हैं। बट एट द सेम टाइम कि देखिए है क्या कि मोस्टली हमारे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादातर एक कॉमन मैन तो लिटिगेशन में उतना इन्वॉल्व नहीं होता नहीं कभी। होता है, तो कॉर्पोरेट्स या सो बड़े लोग ज्यादा कॉर्पोरेट्स या होते हैं। ज़्यादातर जो एचएनआईज हैं हाँ, तो वही एचएनआईस, यस। सब लिटिगेशन में रहते जी, एक और सवाल है, आप इमिग्रेशन, रेजिडेंसी वीजा, सिटीजनशिप और इंटरनेशनल लीगल कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? हैं। यस। अब लॉ फर्म के बाद इमिग्रेशन, ये दोनों आपस में कैसे आपने जोड़ा? हाँ, देखिए, अब हमारे देश में आपको शायद पता होगा कि इस देश में से बहुत लोग हैं जो फॉरेन में जाके जॉब करना चाहते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में जाके माइग्रेट करना चाहते हैं, या ऑलरेडी सेटल, हैं वहां पर सेटल्ड? जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं। तो वो तो हम उनको सर्व नहीं कर सकते हाँ। क्योंकि दे आर ऑलरेडी सेटल्ड। जी जी जी। बट जो लोग अभी सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, सी फॉर एग्जांपल, यदि कोई व्यक्ति यूरोप में सेटल होने का या यूरोप की सिटीजनशिप के लिए जो है प्लान कर रहा है, देन ही कैन कॉन्टैक्ट ज्यूरिसजेनिक्स। तो हम उसको 360 डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी चाहे वो लीगल सर्विसेज हों, चाहे इमिग्रेशन रिलेटेड सर्विसेज हों, क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ और इमिग्रेशन लॉ और सिटीजनशिप लॉ, हमारे यहाँ उस लॉ के भी एक्सपर्ट हैं। करेक्ट, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल जितने भी सॉल्यूशन है जहां पर भी लीगैलिटीज इन्वॉल्व हैं, यस। वो सब ज्यूरिसजेनिक्स करता है। ऐसा नहीं कि भाई आप सिविल के लिए आए फिर आपको क्रिमिनल के लिए कहीं और जाना, रेवेन्यू के लिए कहीं और, इमिग्रेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट है, हाँ इट मीन्स इट कैन बी हैंडल्ड बाय ज्यूरिसजेनिक्स। जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात बोली। डॉक्यूमेंट यदि है, देन इट मीन्स इट कैन बी ज्यूरिसजेनिक्स, हैंडल्ड बाय ज्यूरिसजेनिक्स। Very दैट्स nice. इट। ये भी Great. वन लाइन आंसर फॉर दिस। ग्रेट ग्रेट ठीक ग्रेट। है। देखिए, आपको पता होगा इसका कि कई ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में सिटीजनशिप या सेटल होने के लिए प्लान कर रहे होते हैं।
तो अभी आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो बहुत लोग इलीगल रूट्स अपनाते हैं फ़ॉरेन में जाने के लिए, और एक हैंडसम अमाउंट वो पे करते हैं करेक्ट। टू सम अनरजिस्टर्ड हाँ, पर्सन्स। बिल्कुल बिल्कुल। वो सम टाइम ये अमाउंट जो है वो करोड़ रुपए भी हो सकता है, एंड सम टाइम ये लाखों में भी होता है। करेक्ट। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग जब इलीगल रूट से फ़ौरन पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी फिर वो या तो पुलिस केस फेस करते हैं, या फिर वो वहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, और फिर यहाँ भारत वापस आने के बाद उनको मुकदमे झेलने पड़ते हैं। सो पहली चीज़ कि आप अपनी ज़मीन बेच के या अपने ज्वेलरी बेच के या अपने लाइफ सेविंग्स एक अमाउंट पे कर रहे हैं इलीगल रूट से विदेश जाने के लिए। एट द सेम टाइम आप एक जो नॉमिनल अमाउंट है, उसी अमाउंट में आप फ़ॉरेन में जॉब के लिए भी जा सकते हैं। आप जो है फ़ॉरेन में सिटीज़नशिप या सेटलमेंट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। हम्म। तो फिर इलीगल रूट से जाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है? करेक्ट। तो हमने कहीं न कहीं उस चीज़ पे फ़ोकस किया, और आज हम एक एक स्पेशल डिवीज़न है जो उसको मैनेज करती है। वेरी नाइस। सो हम फ़ॉरेन एम्प्लॉयमेंट, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, और जो सिटीज़नशिप है, फ़ॉरेन सिटीज़नशिप है, या जो रेज़िडेंसी प्रोग्राम है, हम उसके लिए भी हमारी सेवाएँ देते हैं। सर एक और सवाल है, कोर्ट रूम हो गया या फिर लीगल कंसल्टिंग हो गई, इसे आज भी लोग ट्रेडिशनल नज़रिए से देखते हैं। ज्यूरिस जेनिस ने टेक्नोलॉजी को तो इंटीग्रेट किया ही है, मगर आगे आने वाले 10 साल में किस तरह के बदलाव ज्यूरिस जेनिक्स लेकर आ रहे हैं फॉर लीगल एड, जो लगता है आपको कि गेम चेंजर होगा? देखिए, अभी सबसे पहले कि हम जो जूरिसडिक्शन है, वो लॉ कॉलेज जो है प्लान कर रहे हैं, वाओ। और जब वो लॉ कॉलेज होगा तो प्रीमियर एजुकेशन, प्रीमियर लीगल एजुकेशन, और वहाँ जो एजुकेशन होगी वो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ ही होगी, पहला। सेकंड, ऐसे कई पब्लिक अफेयर्स मैटर हैं, तो उसके लिए हम एक जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, जैसे मान लीजिए जिसको हम बोलते हैं जनहित याचिकाएं या जनहित मामले, तो उसके लिए भी अभी हम जो है कार्य कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति जिनके यहाँ कोई पब्लिक इशू है, या कोई ऐसा इशू है जो किसी ना किसी तरीके से पब्लिकली जो है लोगों को प्रभावित कर रहा हो, हम्म। तो दे कैन अप्रोच अस एंड वी विल हेल्प देम। बहुत बढ़िया। सर अभी एक रुड़की में प्रोटेस्ट केस हुआ है ना, पूरे उत्तराखंड में बहुत हेडलाइंस में रहा वो। आखिर वो पूरा केस एक्चुअली में क्या था? देखिए, अभी हुआ क्या कि एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है रुड़की सिटी में, तो उस कॉलेज के अगेंस्ट कुछ लोगों ने इकट्ठा होके एक प्रोटेस्ट स्ट्राइक के, किया, हाँ। प्रोटेस्ट किया, और कोई प्रशासनिक अनुमति प्राप्त नहीं की प्रशासन से, और उन्होंने उसमें टारगेट किया उत्तराखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर को, और इवन जुडिशरी को, और इतने एब्यूजिव और खराब शब्द डिफेमेटरी कंटेंट उन्होंने पोस्ट किए सोशल मीडिया पे, जी। जो स्वीकार नहीं किए जा सकते। हम्म। कॉलेज ने हमें अप्रोच किया, एंड हमने उनको गाइडेंस किया, लीगली गाइड किया। तो उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस धरना प्रदर्शन को हटवाया, एंड इट ऑल हैपन विद इन 24 आवर्स। वाओ। तो इसमें ज्यूरिस जेनिक्स भी इन्वॉल्व था देखिए, लीगल एड में कहीं? हाँ, यस, अब मैं, कोई भी डेमोक्रेसी व्यक्तियों से नहीं संस्थाओं से चलती है। तो आपने एक पब्लिक में स्टेटमेंट भी दिया, मैं याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि सीएम एजुकेशन मिनिस्टर और जुडिशरी का अपमान नहीं होने देंगे, राइट? यस। ये स्टेटमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सर। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये लोकतंत्र देश है। मैं विरोध का समर्थन करता हूँ। यदि कहीं आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, सो यू हैव ए राइट टू प्रोटेस्ट। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम किसी देश का लोकतंत्र व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द जो इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आपने क्या किया कि आपने, यदि आप किसी बात से असहमत हैं, आपने आलोचना की, आप आलोचना कर सकते हैं, आप अपनी हाया ना रख सकते हैं, हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम
आपने क्या किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपना एक अधिकार बता रहे हैं, ओके, आपके पास डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, आई एम एक्सेप्टिंग दैट। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास एक, आप अपने एक अधिकार के लिए किसी दूसरे के पास जो उसकी प्रतिष्ठा का अधिकार है, हाँ, आप उस पर जो है अटैक छीन कर रहे नहीं हैं। सकते। हाँ, तो ये तो कंट्रारी है। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए या बचाने का प्रयास करने के लिए दूसरे के अधिकारों को इनक्रोच कर रहे हैं। करेक्ट। तो इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो मतलब प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन ये जो इन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर, महाभ्रष्ट न्यायपालिका, पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ इन्होंने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पब्लिश किए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप भाई प्रोटेस्ट करो, जैसे ये अभी नई जनता पार्टी बनी है वो भी प्रोटेस्ट करे, तो पीसफुली प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह के डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते। यस, ये थिन लाइन है बिटवीन दैट। यस। ओके, गॉट इट, समझ आ गई। अभी आजकल तो लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है सर, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिसे जो मना रहा है वो लिख रहा है, किसी और के बारे में लिख रहा है, मतलब वो समझ रहे, राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू स्पीच अपनी चरम सीमा पे, अब हमें लगता नहीं है इससे ऊपर कहीं जा सकता है। नाउ आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इन पे शिकंजा कसा जाना चाहिए कि भैया आप यहाँ तक बोल सकते हो, यहाँ तक नहीं, क्राइम हो जाता है, किसी की फोटो पोस्ट हो जाती है, किसी पे घटिया वीडियो बन जाता है, उसके बाद आता है लॉ, इससे पहले भी तो एक थिन लाइन होना चाहिए क्रिएटेड। देखिए, गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ जो हैं इम्प्लीमेंट की हुई हैं, बट आज तक ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, कि आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता, ये आज तक क्लैरिफाई नहीं हो पाई है। ये सिर्फ हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, या पब्लिक के हाथ में है कि उसको कैसे क्लैरिफाई करना है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतना जिम्मेदार समझा है हाँ, कि आप खुद डिसाइड करें यस, कि कहाँ तक आप बोल सकते हैं। हाँ। तो फिर सर ऐसे केस में केस कैसे होता है, जैसे आपने राइट टू डिग्निटी वाला बोला, ये केस कैसे फाइल हो जाएगा? अब सीमा तो कोई है ही नहीं ना इसमें। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब भी कोई व्यक्ति तथ्य के ऊपर भावनाओं को ले आएगा, जब वो लॉ और पब्लिक का जो बैलेंस है उसके ऊपर पब्लिक सेंटिमेंट को ले आएगा, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, तो जब उसको ले आएगा, तो वहाँ फिर यही सब जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती हैं। सो किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में तथ्य के ऊपर कभी भी भावनाओं को नहीं रखना चाहिए। एंड इफ यू आर डूइंग दैट, सो यू हैव टू बी रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेस। तो फिर आपको लीगली जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। और ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस चीज़ को दोहराया है, और ऐसा नहीं है लोगों को फिर राहत भी नहीं मिल पाई, वो लोग फिर जेल भी गए हैं, उन लोगों की फिर जमानतों में भी समस्याएं आई हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, प्रोटेस्ट, क्योंकि अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, इसी पे मैं सवाल करना चाहूंगी। वो जैसे बनी, जिन परिस्थितियों में बनी, वो एक अलग चीज़ है, पर ये जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि आप एक केस भी हैंडल कर चुके हैं इस तरह का, इसकी कुछ लीगल बाउंड्रीज है कि ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता? देखिए, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप, मैंने जैसा भी बताया, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप असहमति प्रदर्शित कर हाँ, सकते हैं, सवाल उठा सकते सवाल हैं। उठा सकते हैं, जी, क्वेश्चन कर सकते हैं, जी। बट यू कांट डिफेम एनी पर्सन। मतलब डिफेमेशन का डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति ने समझ लीजिए XYZ कोई डिग्निटरी की वजह से, किसी एक पोजिशनल पर्सन की वजह से कोई नुकसान हो गया, हाँ, राइट? ठीक है। उसने कोई स्टेप लिया जिसकी वजह से कोई नुकसान हो गया, और वो नुकसान हुआ मास को, अब वो बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो ये तो कहेंगे ना कि इनकी वजह से हुआ ये चीज, ही वाज सिटिंग इन द पोजीशन, तो इसको भी डिफेमेशन कहेंगे? देखिए, जब तक किसी आरोप या किसी जो है शिकायत के संबंध में कोई सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय उसकी पुष्टि ना करे, तब तक मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी आरोप लगाना न्यायोचित नहीं हो सकता। लेकिन सर इतना, इसमें तो बड़ा समय लगता है, इतना टाइम कहाँ है किसी के पास? देखिए, मैं आपको फिर जैसे वही बता रहा हूँ कि देर इज़ ए प्रोसीजर, देर इज़ ए प्रोसीजर, एज आई ऑलरेडी सेड। अगर आपको कोई समस्या है तो यू हैव लीगल रेमेडीज। अगर किसी ने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, दो लोग हैं ए एंड बी, अगर ए ने बी को गाली दी, तो एज पर लॉ बी का ये अधिकार नहीं है कि वो ए को गाली दे।
अब वो लीगल रेमेडी। वो लीगल रेमेडी है, भाई इसने मेरे को गाली दी। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लीगल रेमेडी में डिले होता है, इसलिए बीए को गाली देता है, कहता है कि अरे कोर्ट जाऊंगा या पुलिस के पास जाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा, इसको यही निपटाता हूँ। तो फिर उससे क्या होगा, देखिए उसके परिणाम देखिए आप क्या होते हैं। ए ने बी को मारा, बी ने ए को मार दिया, और उनके दोनों लोग, उनके परिवार या दोनों परिवारों को वो सब चीज़ें झेलनी पड़ी, नुकसान हुआ, या फिर किसी एक को जेल जाना पड़ा। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ आपका? किसने आपको गाली दी और आपने उसको पीट दिया और आप जेल चले गए। तो इससे समाधान कहाँ हो पाया? वो गाली तो वापस नहीं हो सकती, गाली तो वापस नहीं हो सकती। करेक्ट। तो इससे अच्छा है कि आप उस इंसान को लीगल प्रोसेस के थ्रू सबक सिखाएं, ताकि आपको या किसी और को दोबारा वो उस तरह से यस, ना करे। इससे कहीं ना कहीं समाज में भी सुधार आए। यस। सेकंड, क्योंकि देखिए आंख के बदले आंख नहीं मांगी जा सकती, खून के बदले खून नहीं किया जा सकता। एज अ लॉयर आप एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जहां तक हो सके आप या तो डिस्प्यूट अवॉइड करें या आप जाएं तो लीगल प्रोसेस के थ्रू जाएं। यस। और क्या गवर्नमेंट, मैं सुन रही हूँ, मैं तो आपसे सवाल पूछना चाहूंगी इस पे, क्या सरकार या जुडिशरी सिस्टम कोई प्रभावशाली स्टेप लेने की कोशिश कर रही है कि जो प्रोसीडिंग सालों सालों रहती है थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में आए? हाँ, देखिए इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दिया है सभी हाई कोर्ट्स को कि जो हाँ। पेंडिंग मैटर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। हाँ। एंड कोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी कहा गया है कि कोर्ट्स थोड़ी बढ़ाई जाएं। और देखिए ये चीज़ है कि अगर कोई मैटर, मैं आज आपको एक और इस पब्लिक मंच पे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि यदि कोई केस सालों से चल रहा है और आपको उसमें आपको लग रहा है कि इट कैन बी डिलेड, इट मे बी डिलेड, तो आपके पास एक रेमेडी है कि आप उसके सक्षम जो न्यायालय उससे उस केस को थोड़ा फास्ट करने के लिए भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ओके, ये पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल एंड वी आर डूइंग, और ये किसी को नहीं पता, जूरी जेनिक्स इज ऑलरेडी डूइंग दिस, डूइंग इन मैनी केसेस। वेरी नाइस। तो ये फिर अगर आपने मान लीजिए अपील की कि भाई हमारा फास्ट कीजिए, तो फिर अब न्यायालय डिसाइड करेगा कि कर सकते हैं कि नहीं, कि करना चाहिए हाँ। नहीं, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं आपको रिसेंट उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारे पास एक व्यक्ति आए, उनका एक मुकदमा चल रहा था 2022 से, और जो उनके अगेंस्ट व्यक्ति थे उसने उनसे पैसे लिए थे, कुछ एक सर्टेन अमाउंट लिया था। अब आदमी उस सर्टेन अमाउंट की रिकवरी के लिए 20 साल तो केस लड़ना नहीं चाहेगा। हाँ, कोई बिल्कुल भी सही व्यक्ति। बात है। लेकिन वो केस चल रहा था एज इट इज। हाँ। सामने वाले ने भी सोचा हुआ था कि भी ये केस 10 साल चलेगा। हाँ। तब तक तो खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा। मेरे पास आए, उनका सर ऐसे ऐसे ये है इशू। मैं चलिए कोई नहीं, हम इसको फास्ट करा देंगे, वी विल सीक डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट इन दिस। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इसमें 3 महीने में डिसाइड करने का ऑर्डर कर दिया। अब क्या हुआ, जो 10 साल में होने वाला था वो 3 महीने या 7 साल में होने वाला था, हाँ। वो 3 महीने में जो है डिसाइड हो गया। और ऑब्वियसली कोर्ट भी रिजॉल्व करना चाहती है केस Yes. को, सही बात है, क्योंकि इतने पाइल अप केसेस वो भी नहीं रखना चाहते। यस, क्योंकि एक मैं यहाँ आपको एक मैं कोट ये कहना चाहूँगा, अगर आप समुद्र में नीचे तक नहीं गए, अगर आप समुद्र में नीचे तक नहीं गए और बिना समुद्र में गहराई तक जाए, अगर आप ये कह रहे हैं कि समुद्र में मोती नहीं होते, तो ये कहना गलत है। मैंने जैसा आपको बताया, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम इससे फास्ट ट्रैक भी करा सकते हैं। करेक्ट। अब आप फास्ट ट्रैक का ऑप्शन चुन नहीं रहे हैं और आप दोष मढ़ रहे हैं, न्यायपालिका पर दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो सरकार सर पर दोष मढ़ लॉयर रहे हैं। करेगा ना, ये तो लॉयर का काम है, ये तो लीगल एडवाइजर का काम ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब लॉयर की जिम्मेदारी है। क्योंकि वो बताते नहीं है सर। हाँ, वो बताएंगे तो फिर आप समझ ही सकते हैं। अगर वो बताएंगे तो वो केस फिर जब 7 साल चलने वाला था तो 3 साल में खत्म हो जाएगा, 3 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो फिर उसका जो है, भाई जितने सुनने वाले हैं वो कम से कम अपने लॉयर को जाकर ये बोलें कि कृष्णकांत जी ने बताया है, हरिद्वार इतना दूर भी नहीं है, जाके बात की जा सकती है। मैं सर की सारी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत सही बात आपने बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेन पॉइंट कृष्णकांत सर यही है कि 10 साल से केस लड़ रहा हूँ, 15 साल से लड़ रहा हूँ, मेरे पिताजी केस लड़ रहे थे, अब उनका बेटा केस लड़ रहा है, अब उनके बेटे का बेटा। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि 30-30 साल, 35-35 साल से लोग लड़ रहे हैं सर, अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए, कभी अपने अधिकारों के लिए, कभी किसी का मर्डर हो गया सजा के लिए, जिस बंदे को सजा होनी है वो बचा भी नहीं, वो भी नहीं है, अब क्या फाइट करें। सो यू नो, डिलेड जस्टिस इज समटाइम्स ऑफ नो यूज फॉर द पर्सन, क्योंकि हमारे पास ना सबसे मजबूत चीज़ मुझे लगता है, और जिस पे हम सबको बहुत प्राउड है, वो संविधान ही है।
और हम सब आप जैसे लोग जब आते हैं, जो आप भी एक लीगल प्रैक्टिशनर हैं, आप खुद बैठ के कह रहे हैं कि 3 महीने में केस सॉल्व होता है, 2 महीने में होता है। आप भी वो केस 7 साल चलाकर लोगों से फीस ले सकते थे, राइट? बट यू आर नॉट डूइंग इट। इसीलिए आते हैं सर, यही आपका काम है। अब इस फीस के ऊपर मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जी आपने देखा होगा या समाज में लोग देखते भी हैं कि जनरली एडवोकेट्स क्या करते हैं, लोग डरते हैं एडवोकेट्स से। हाँ कारण क्योंकि कोई लिमिट नहीं है हाँ, कि हर कितनी तारीख फीस हो पे सकती पैसा है। होगा। हाँ हर तारीख पे पैसा होगा। एट जुरिस जेनिक्स हाँ, वन टाइम फीस, वाओ, आपको बता दिया कि आपका ये केस है, इसमें ये चार्ज आपके होंगे। इसमें पूरा सॉल्व उसके हो जाएगा। बाद कोई पेटी चार्ज नहीं होंगे, कोई फोटोकॉपी चार्जेस, प्रिंट आउट चार्जेस, कोई आपका चाहे वो कितनी बार प्रिंट निकल जाए, चाहे वो 10,000 प्रिंट हो, 1,00,000 प्रिंट हो, सो इट डजेंट मैटर। तो देखिए, आपको यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी काम में, जैसे मैंने आपको बताया। अब आदमी अश्योर हो जाएगा कि भाई मेरे से जो बताया गया है, मेरे से सिर्फ इतना ही चार्ज होगा। अब वहाँ उसको अश्योरेंस ही नहीं है कि कितना देना पड़ेगा, कब तक देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम भी फिर उसको इतना लंबा कैसे चला देंगे मैटर को, क्योंकि हम भी उसको डिस्पोजल के तरफ रहेंगे उसकी, क्योंकि वो जल्दी डिस्पोज होगा तो हम भी फ्री होंगे उससे, आगे, हाँ, और बिल्कुल लिटिगेंट भी फ्री बिल्कुल होगा, बिल्कुल, और उसको विश्वास बना रहेगा करेक्ट। न्यायपालिका पे भी, जीवन में उसे कभी और जरूरत होगी तो हाँ आएगा, प्रोफेशन पर भी। बिल्कुल 100%। यस। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। आप तो मतलब मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है लीगल एड लेने आएगा तो फ्री में आएगा, या वो बस क्या है ना, डिस्क्रिपेंसी से बचना चाहते हैं, चैलेंजेस से बचना चाहते हैं। वो बेचारे मुसीबत में होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें नहीं पता। आप लॉयर हैं सर, आपको पता है कैसे निकला जा सकता है। उन्हें नहीं पता, वो तो आपके पास उम्मीद से आए, जैसे एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है कि भैया मुझे ठीक कर देगा, उसी तरह से लोग आपके पास आते हैं। बहुत नोबल काम कर रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, बहुत लॉयर्स से मिली हूँ मैं, बहुत लोगों से मिली अपने पूरे जीवन काल में, मगर आपने जो इनोवेशन, जो नया आइडिया लेकर आया है ना, इसने मेरा दिमाग खोल दिया कि काम इस तरह भी से भी हो सकता है और लीगल प्रोफेशन में हो सकता है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद दूंगी। कुछ एक सवाल कृष्णकांत जी, मैं क्विक क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, हाँ। ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में आंसर करेंगे। यस कृष्णकांत सर, एक और सवाल है। ये मध्य प्रदेश के जो मिशन हॉस्पिटल का केस था, इसमें बेल कराने में आपका नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा। मैं जानना चाहूंगी वो पूरा मैटर क्या था और कैसे आपने उसको रिजॉल्व किया। देखिए, मिशन हॉस्पिटल का जो मैटर था, सो बेसिकली मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है दमू, वहाँ एक हॉस्पिटल है मिशन हॉस्पिटल। तो वहाँ कुछ पेशेंट्स की डेथ हुई थी एक डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये इट वाज फाउंड दैट जो डॉक्टर था उसकी डिग्री फेक थी। ऐसे एलिगेशन थे कि उसकी डिग्री फेक है, जबकि वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल में आने से पहले इस देश के बहुत फेमस हॉस्पिटल्स में काम सर्विस करके करके आया। अच्छा, तो वो वहाँ, या तो फिर अगर वो वहाँ उसकी डिग्री फेक थी तो फिर वो वहाँ भी फेक ही डिग्री से जो है सर्विस कर रहा था, काम कर रहा था, और जो अपनी सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहा था। हाँ तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया कि उसकी डिग्री फेक थी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से कुछ लोगों की डेथ हुई। पुलिस ने क्या किया कि जो लोग वहां से रिजाइन करके जा चुके थे उनको भी जेल में डाल दिया। जिस समय वो घटना हुई, जो उस समय वहां काम ही नहीं कर रहे थे, जो वहां उस समय थे ही नहीं ऑफिस में, उनको भी जेल डाल दिया। मैनेजमेंट को पूरे को एक्यूज बना दिया। पूरे जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट था उनके खिलाफ एफआईआर लिख दी। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी एक घटना के संबंध में सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हो सकती है। उन्होंने सेम घटना के संबंध में 2 एफआईआर दर्ज करी। और फिर ये हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट है, उनके जो एडवोकेट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये ऑर्डर में है मेंशन लिखा हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दिस वाज अ डिफेक्ट एंड वी आर क्यूरिंग इट। ये गलती थी और हमसे गलती हुई है। तो ये वो मैटर था। अब आप समझिए कि किसी जो व्यक्ति ऑलरेडी रिजाइन करके जा चुका है, आप उसको जो है प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, नहीं कर सकते, मौजूद ही नहीं था उस तो समय। या तो इसके पीछे फिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ इंटेंशन है, कोई इंटेंशन क्या हो सकती है, आपकी क्या इंटेंशन थी। सो ये सब था। तो हमने उनकी जो है जो लोग इसमें गलत तरीके से फंसाए गए,
उनको जमानत दिलवाई। वाह, बहुत बढ़िया। कई बार चीजें जानबूझ के भी होती है, कई बार कुछ लूप होल्स छूट भी जाते हैं, तो यहाँ पर फिर लीगल प्रैक्टिशनर का रोल आता है कि वो देखें कि कहाँ कहाँ, जैसे आपने बोला कि एक एफआईआर हो सकती है, 2 हो गई थी, तो ये लीगल एड में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यस काम आती हैं। वेरी नाइस सर, कमाल का काम कर रहे हैं सर आप। मतलब द ऑर्गेनाइजेशन, द विजन, आई कैन सी दैट कि आपका जो इंटेंशन है एज अ लॉयर, एज अ नॉट एज अ लॉयर, एज अ कंसल्टेंट, आपका जो एज अ लीगल कंसल्टेंट आपका जो एम है, विजन है, वो पैसा कमाने का है ही नहीं, आपका है लीगल एड दिलाने का। एंड समवेयर जो आई थिंक नॉलेजेबल लोग हैं, जो आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्हें काम भी इस तरह से करना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री बदल जाएगी सर। जो पेन पॉइंट्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, जो लोग बेचारे पीड़ित आ रहे हैं उनकी दिक्कतें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मैं चाहूँगी जितने भी स्टूडेंट्स जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, सीखिए। आप सब जो पढ़ रहे हैं उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। आपका विजन, आपका मिशन होना चाहिए लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करना, उनको उनकी समस्याओं का समाधान देना, उनकी मदद करना, जो पीड़ित परेशान लोग आए हैं, राइट, नॉट द रेवेन्यू। बदले में कोई भी व्यक्ति जब आप उसका काम करते हैं ना, तो वो पैसा तो देकर जाता ही है, वो लेकर कभी नहीं जाएगा। और वो आपके प्रति कृतज्ञ भी होता है कि ऐसे मुश्किल समय में आपने उनकी मदद की। क्योंकि सर देखिए, बीमारी के लिए व्यक्ति को पता है थोड़ा बहुत कि क्या दवाई, क्या प्रोसेस, लीगल एड में उसे कोई आइडिया नहीं होता बिल्कुल सही बात है कि उसको प्रोसेस का भी नहीं पता होता। यस जिंदगी में इंसान डॉक्टर के पास कई बार जाता है, कई बार 60-60 साल की उम्र तक लोग वकील के पास नहीं गए, 61वें साल जाना पड़ता है। यस उनके पूरे एक्सपीरियंस में एक बार वो चीज़ होती है। तो जब आप जैसे लोग जो पूरे प्रोसेस को इतना प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, इतना सीरियसली डील कर रहे हैं कि भाई आपने मशीन्स तक बहुत अच्छी लगवाई हैं कि हमारा जो जज के पास प्रिंट आउट जा रहा है वो भी इतना क्लियर होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि उनके पता चले कि जो पिटिशनर है, जो पीड़ित है, वो व्यक्ति मैटर को लेकर कितना सीरियस है और कितना सीरियस है उनके जो लीगल टीम एड है प्रोवाइड करने यस वाले। बहुत बढ़िया। मैं कुछ क्विक क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहूंगी। अगर आपको एक लाइन में जवाब देना हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा मिसयूज किस चीज का हो रहा है, लॉ, सोशल मीडिया या पब्लिक सेंटिमेंट? पब्लिक सेंटिमेंट का ओके। आजकल लोग कहते हैं कि वायरल होना सच होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस ट्रेंड है? बिल्कुल डेंजरस ट्रेंड है। कैसे? देखिए लोग कई बार किसी सोशल मीडिया पोस्ट को जी। बिना उसको वेरीफाई किए हाँ, फॉरवर्ड कर देते हैं फॉरवर्ड कर दे रहे हैं या शेयर कर दे रहे हैं एंड एट लास्ट जब वो पता लगेगा कि वो पोस्ट फेक थी तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। देखिए मैंने अपने लाइफ में कभी भी, अगर आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखें, मेरी फेसबुक देखें, तो मैंने कभी आज तक कोई पोस्ट शेयर नहीं की। बहुत बढ़िया। ना कभी कोई फेसबुक पोस्ट शेयर की है, ना फॉरवर्ड की है। बहुत बढ़िया। सो यू शुड फॉरवर्ड और शेयर वेरीफाइड कंटेंट। वेरी नाइस। सुन लो सारे के सारे जितने लोग भी वेरीफाइड नहीं करते और भेज देते हैं, वो प्लीज सुन लीजिए एक लीगल प्रैक्टिशनर, एक लीगल एडवाइजर कैसे बात करते हैं। सर आपके पास पॉलिटिकल लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस, हाई प्रोफाइल लोग और कॉमन सिटीजन सब आते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल, डिफिकल्ट क्लाइंट कैटेगरी कौन सी है? जो सच सुनना नहीं चाहता। सच सुनना नहीं चाहता। यस ओके। और ये लोग कैसे होते हैं? देखिए चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे प्राइवेट सर्वेंट हो, अगर वो सच सुनने से एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल उस व्यक्ति को हैंडल करना है जो सच सुनना एक्सेप्ट नहीं कर नहीं सकता। करता। बिल्कुल। सर क्या कभी ऐसा हुआ है किसी पावरफुल पर्सन का या किसी बहुत बड़े इंसान का आपके पास केस आया और आपने एथिकल रीजंस की वजह से उसको रिजेक्ट किया? देखिए ऐसा कई बार हुआ है कि ऐसे कई पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग मेरे पास आए, लेकिन हमने ड्यू टू एथिकल रीजंस उनको मना कर दिया। कारण जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, करेक्ट। इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट। बहुत बढ़िया। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते तो यू कैन अर्न हैंडसम अमाउंट, आप एक पैसा कमा सकते हैं, बट यू विल लूज योर वैल्यू, यू विल लूज योर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सर इतना प्रेशर, कंट्रोवर्सीज, हाई प्रोफाइल मैटर्स के बीच आप अपने मेंटल बैलेंस और डिसीजन मेकिंग को कैसे शार्प रखते हैं? देखिए मैं बहुत आस्थावान व्यक्ति हूँ और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी पर यकीन रखता हूँ।
हमारे स्टाफ में या हमारे ऑफिस में सभी लोग बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन रखते हैं। सो सबसे पहले ये है कि कभी भी, चाहे वो कोई कंट्रोवर्सी रही हो, चाहे वो कोई हाइलाइट मैटर रहा हो, तो हमने उसको एज ए घमंड या अहंकार की तरह डील नहीं किया। हमने उसको कभी ये भी हैवी नहीं होने दिया अपने ऊपर कि हम क्या केस डील कर रहे हैं। करेक्ट। तो जब आप ये सोच लेते हैं कि हम किसी मंत्री का केस लड़ रहे हैं, देन फिर आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, आपको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन हमने उसको एज ए, हमारे पास जो आया वो एक लिटिगेंट है। अगर हम उसकी फेस वैल्यू पे जाएंगे, अगर हम उसके बैकग्राउंड पे जाएंगे, देन वी हैव टू फेस द कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू फेस द डिस्ट्रेस बिहाइंड दैट। सर, आज अगर आप इंडिया के यंग लॉयर्स, एंटरप्रेन्योर्स और सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? एक वन लाइन आंसर ये है कि अगर कोई सिविल सर्विस एस्पिरेंट या कोई लॉयर या कोई यंग लॉयर या कोई भी इस देश का व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो सपने बड़े रखिए, बड़ा सोचिए और बड़े बड़े सपने देखिए। हमने भी कभी एक सपना देखा था और वो सपना साकार हुआ। सो ड्रीम बिग, एंड जब आप बड़ा सपना देखेंगे तो आपके जीवन में जो भी कुछ होगा वो अप्रत्याशित होगा, चमत्कार होंगे जिसको आप मिरेकल्स भी कह सकते हैं। कृष्णकांत सर, आज अगर आपको उत्तराखंड के सीएम, जुडिशरी और देश के यूथ के सामने सिर्फ 60 सेकंड मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड के सीएम को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि किसी राज्य का विकास तब संभव है अगर आपकी जो सुविधाएं हैं या सरकार की जो सेवाएं हैं वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। सेकंड, जुडिशियरी के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो लिटिगेंट हैं उनका विश्वास एक संवैधानिक पूंजी है, उनका विश्वास संवैधानिक पूंजी है और हमें हमारा संविधान, हमारा देश, हमारी न्यायपालिका उस संवैधानिक जो पूंजी है हमारी, हमारे देश के वादकारियों की या हमारे देश के लोगों की, उसको कभी घटने ना दे, उस पूंजी को, उस विश्वास को। और निर्णय हमेशा ऐसे ही रहें कि इस देश का संविधान और संवैधानिक जो संवैधानिक मूल्य हैं वो बढ़े, ना कि कभी घटे। बहुत बढ़िया। और लास्ट जो हमारे देश का यूथ है, मैं उसको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा नॉलेज बढ़ाएं, एजुकेशन पे फोकस करें और हमेशा अपनी लाइफ में, चाहे वो स्टडी का फेस हो, चाहे वो करियर का फेस हो, चाहे वो बिजनेस फेस हो, वो कोई भी उनके फेस हो उनकी लाइफ का, उसमें ईमानदारी, सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी, इसको मेंटेन करें। अगर आपने ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई को मेंटेन कर लिया तो आपको इस संसार में सक्सेसफुल होने के लिए किसी और पायदान की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना कोई आपको रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत सर, मज़ा आया आपसे बात करके। आपने बहुत सारे मिथ बस्ट किए, लॉयर्स को, लीगल प्रोफेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जुडिशरी सिस्टम को देखने का नज़रिया बदला। जितने भी व्यूअर्स आज आपको देख रहे होंगे, बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा, बहुत सारे उनके मिसकंसेप्शंस भी ख़त्म हुए होंगे। सबसे पहले तो जूरिस जेनिक्स जैसी कमाल की पहल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरा इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम अगले पॉडकास्ट में दोबारा मिलेंगे, बिल्कुल, कुछ और विषयों पे बात करेंगे। ये थे कृष्णकांत जी। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ पर जोर डालती हूँ, और ये हम अपने काम में भी कोशिश करते हैं कि ये दिखे, आप जो काम कर रहे हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं करना चाहिए। एक कहानी मैं कई अपने पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि आप जिस भी काम में हैं, वो कभी छोटा हो बड़ा हो। यहाँ आज एक सर हमारे कैमरा के पीछे खड़े हैं, सुन रहे हैं हमें, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ स्टूडियो में, राइट, किसी ने लाइट सेटअप किया, कृष्णकांत जी अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। जो भी काम हम करें वो इतने अच्छे से करें कि आज के 5 साल बाद जैसे कृष्णकांत जी ने अपनी ग्रोथ देखी है, वैसे आप और हम भी देख पाएं। इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे जो समझ आया वो सिर्फ एक यही है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ईमानदारी से करते हैं।
और जब आप ऐसा काम करते हैं, नाम और पैसा, आपको कभी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज का ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें लीगल एड की ज़रूरत है, जो बेचारे कई सालों से परेशान है, किसी केस में फंसे हुए हैं और उनको आवश्यकता है कृष्णकांत सर जैसे लोगों की, ज्यूरिसजेनिक्स की। और तीसरा, उन सभी बच्चों को जो अपना फ्यूचर बढ़ाना चाहते हैं। सर ने बताया बड़े सपने देखें, कैसे वो बड़े सपने देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को 3-4 बार जब आप सुनेंगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि सामने बैठे व्यक्ति ने बार बार अपने जो क्लाइंट हैं, जो भी उनके पास परेशानी लेकर आए हैं, उनके बारे में बात की है, ना कि वो मुझे कितना फीस देते हैं, मैं क्या करता हूँ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट्स के बारे में बात की, और यही हमें करना है। कल को कोई भी हमारे पास सहायता के लिए, किसी काम के लिए आता है, तो जैसे कृष्णकांत जी उन्हें सर्व कर रहे हैं, बस उसी चरण, उन्हीं कदमों के पीछे हमें चलना, और इसी तरह हमें अपनी सर्विस देनी है। और भारत का संविधान, मैं कहती हूँ इस विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है, और भारत देश, भारत की जो सभ्यता है, वो इस विश्व की सबसे खूबसूरत सभ्यता है। इसको मेंटेन रखें, आप अपने विचारों को रखें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, मगर जैसे कृष्णकांत जी ने बताया, एक लिमिटेशन है, किसी की डिग्निटी को हम हार्म ना करें। जब हम इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर होते हैं, तो हम बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग से तो खुद ही बच जाते हैं, राइट। सो मैं चाहूंगी कि आप सारे के सारे लोग कृष्णकांत जी से जुड़े, मैं उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाकर उन सबको फॉलो कर सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हरिद्वार में सर ज्यादातर रहते हैं, राइट, आपका ये निवास हरिद्वार भी में वहीं रहते है। हैं, हरिद्वार में भी रहते हैं, हरिद्वार में भी ऑफिस है, दिल्ली में भी ऑफिस दिल्ली है। में भी ऑफिस है, जहां आप सर से मिलना चाहें आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत के संविधान को सलाम है, भारत देश की सभ्यता को सलाम है, और आप सबको सलाम है जो लास्ट तक इस एपिसोड को देख रहे हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बताइए अगले एपिसोड में कृष्णकांत जी से हमें क्या सवाल पूछने हैं, आपके क्या सवाल है जो आप चाहते हैं कि वो जवाब दें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं किसी और नए गेस्ट के साथ, किसी और नए विषय के साथ, और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।